Friends, वेलकम स्टूडेंट्स, सभी लोगों का स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। सभी लोग ज्वाइन करेंगे एक बार और फिर से हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी क्लास इंटरव्यू प्रिपरेशन पर। और आप जानते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन ही ना सही, ये सभी जगह पर इम्पोर्टेंट होगा। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपका BSF JEE है या DDA है या SSC में है, हर जगह में आपको पता है कि ब्रिक टेस्टिंग पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट जो है हर एक जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में हम टेस्टिंग को सीख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले शुरुआत की सीमेंट पर टेस्टिंग। और मुझे नहीं लगता कि सीमेंट पर जितने भी टेस्ट हमने कराए हैं कोई भी ऐसा हो जिसको समझ ना आया हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल कुछ छोड़ा ही नहीं है आपके लिए। बस एक एक चीज आपको इतनी बारीकी से समझाया गया है मेरे द्वारा जिससे कि कोई भी आपको तकलीफ ना हो। खैर, ये बातें आपको समझ भी आएंगी जब आप लेक्चर देखोगे, तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करके, और उसमें सीमेंट के सारे टेस्टिंग आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद नया टॉपिक हमने कल पार्ट 1 में जरा आपको इंट्रोड्यूस कराया था, और आप जानते हैं कि पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था ब्रिक के बारे में, तो आज हम जो है आगे बढ़ाएंगे अपने ब्रिक के टेस्टिंग को। और ब्रिक के टेस्टिंग में जो है बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ब्रिक पर मैंने आपको जनरल एक सामान्य जानकारी दे दी थी। एक्चुअली में होता क्या है कि हम ब्रिक को अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं ब्रिक का। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, सुना होगा अगर आपने तैयारी करी है रिटर्न वगैरह के लिए, अगर थोड़ा बहुत सुने भी हो सेमेस्टर वगैरह में भी, तो एक होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक, एक होता है सेकंड क्लास ब्रिक, एक होता है थर्ड क्लास ब्रिक। तीनों के अंदर तीनों की अपने अपने अलग एक प्रॉपर्टीज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो मैं कहूंगा कि वो टेबल मोल्डेड होगा, वो क्लीन में बर्निंग होगी, भट्टिया में पका होगा, टेबल में सांचे में ढाला गया होगा, या उसका जो साउंडनेस की बात करो तो एक मेटालिक साउंड आएगा अगर दो ब्रिक को स्ट्रक कर रहे हैं टुगेदर। ऐसा ही अगर आप सेकंड ब्रिक और सॉरी फर्स्ट क्लास के अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में जो है आपका टेबल मोल्डेड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्लीन भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा इसकी कम आती है, 7 आ जाती है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हम बात कर सकते हैं। थर्ड क्लास ब्रिक की एक अलग प्रॉपर्टीज है, उसमें आप क्लीन बर्निंग नहीं कहोगे, वहां पर आप कहते हैं क्लैंप बर्निंग, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर जो कहते हैं हम उसको, ठीक है, बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी। और वो आपका टेबल मॉडेड भी नहीं होता है, वो ग्राउंड मॉडेड होता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5.5 से नीचे भी जा सकती है, ठीक है, 5.5 तक। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरली जो एग्जामिनर हो या पैनल वाले हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, सब्जेक्टिव हो, हर जगह पर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आप कोई भी बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी भी अच्छी बिल्डिंग के लिए, किसी भी एक अच्छी बिल्डिंग के लिए आप किस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक की वैल्यू को आप एक्सेप्ट करते हैं ब्रिक में, और वो है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब ये कहता है हमारे पास IS कोड एक कोड होता है जिसके अभी बताऊंगा सारी बातें आगे। उस कोडल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई भी बिल्डिंग वर्क के लिए जब भी, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्डिंग वर्क में ही आपका जनरली ब्रिक मैसनरी आप जब बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर यूज करते हैं। तो वहां पर ये कहते हैं कि 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ की ब्रिक को आप यूज नहीं करोगे। ये आप कहते हैं कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है किसी भी मैसनरी में जो यूज की जाने वाली ब्रिक है। खैर, धीरे धीरे बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा, बिल्कुल घबराए ना। हमने कल भी आपको एक ओवरव्यू दिया था कि हम जो है शुरुआत करेंगे यहीं से, टेस्ट ऑन ब्रिक। हम यहां से शुरुआत करेंगे टेस्ट ऑन ब्रिक, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे आज। देखते हैं टेस्ट ऑन ब्रिक में सबसे पहले क्या लिखा है। हियर टू डिफरेंट पार्ट डिवाइडेड द ब्रिक टेस्ट, वन पार्ट फ्री टेस्ट, ऑब्वियसली आप जानते हैं, और ऑन ब्रिक एंड अदर सेकंड पार्ट कंसिडर द लैब टेस्ट ऑन द ब्रिक। ऑब्वियसली ऐसे ही हमने सीमेंट में भी किया था, ऐसे ही आपने सीमेंट में भी किया था कि एक तरफ आपने फील्ड टेस्ट को बहुत अच्छे से पहले समझा और दूसरी तरफ आपने फील्ड टेस्ट को भी, लैब टेस्ट को भी अच्छे से समझा।
चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम फील्ड टेस्ट की बातें करेंगे। फील्ड टेस्ट का एक एक निचोड़ जब आपको नहीं दे देता हूं, क्योंकि डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किया जाना है यहीं से किया जाना है, फील्ड टेस्टिंग से किया जाना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब अब आपकी होगी प्रैक्टिकली ज्यादा आपको कितना नॉलेज है। मान ले लैब में तो चलो ठीक है, लैब आपके पास अवेलेबल होगी तब तो हम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एज अ साइट इंजीनियर आप हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, तो आपके पास ब्रिक आ रही है, उस ब्रिक का टेस्टिंग कैसे करेंगे? देखते ही बिना किसी आपके अपैरेटस के आप कैसे पहचान लोगे कि ब्रिक है अच्छी या खराब? तो उसके लिए कुछ आपके फील्ड टेस्टिंग है जो आप फील्ड में ही करोगे, एट द साइट करोगे, उसके बारे में जानकारी लेनी है। लैब टेस्ट पर हम फिर जाएंगे, पहले फील्ड टेस्ट की बातें करेंगे। फील्ड टेस्टिंग की बात किया जाए डियर स्टूडेंट ब्रिक पर, तो एक्चुअली में आप जो है 5 तरह से ब्रिक पर फील्ड टेस्टिंग करते हैं। 5 तरह से फील्ड टेस्टिंग करते हैं। शायद आपने ये टेस्ट सुने होंगे, इनमें से इक्के दुक्के तो सुने ही होंगे, क्या पता सभी सुने हो, अच्छी बात है। नहीं भी सुना है तो एक एक चीज को मैं परफॉर्म करना आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराएं ना। ओके, सभी ब्रिक को आपको परफॉर्म करना सिखाऊंगा। मेरे पास सारी ब्रिक अवेलेबल हैं, मैं आपके लिए ब्रिक भी लाया हूं, ठीक है, सब आपके लिए ब्रिक भी लाया हूं, ठीक है जी। ईंट भी रखी हुई मेरे पास, घबराओ ना आप। तो हार्डनेस टेस्ट ऑन द ब्रिक सबसे पहले करेंगे, साउंडनेस टेस्ट ऑन द ब्रिक सेकंड नंबर पर करेंगे, इंपैक्ट टेस्ट ऑन द ब्रिक थर्ड नंबर पर करेंगे, शेप एंड साइज टेस्ट ऑन द ब्रिक एंड स्ट्रक्चरल टेस्ट ऑन द ब्रिक। डियर स्टूडेंट, पांचों के पांचों टेस्ट जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। फिर बोलोगे सर वो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता था, इफ्लोरेसेंस टेस्ट होता था, ये कहाँ गए? अरे वो लैब टेस्ट में आएंगे, लैब टेस्ट में करेंगे वो, ठीक है। अभी हम फील्ड में केवल ये 5 ही तरह का टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते, बस ओनली ऑन 5, ठीक है। शुरू करें फिर 5, पहले तो आप 5 नंबर को याद रख लो। सर हमने करना है फील्ड में 5 टेस्ट। आपसे पहला ही क्वेश्चन ये होगा कि आपके पास आप साइट इंजीनियर हैं और आपको जो है फील्ड टेस्टिंग करनी है। आप किस, क्योंकि डियर स्टूडेंट एक टेस्टिंग से आप इंश्योर नहीं हो जाते हैं कि ब्रिक सही है। फील्ड में आपसे बोला गया, आप साइट इंजीनियर हैं और आपको पता गया है कि आप इस पे टेस्टिंग करिएगा, पहले आप इसको विजुअलाइज किया, पहले टेस्टिंग करें इस पे। तो एक टेस्टिंग से आप इंश्योर नहीं हो सकते, केवल हार्डनेस से या केवल साउंडनेस से, किसी से भी, या एक किसी 2 से भी आप इंश्योर नहीं हो सकते। आपको 5 के 5 जो टेस्ट हैं वो ढंग से करने पड़ेंगे, तब जाके आप बोलेंगे कि ये ब्रिक जो है ठीक है। तो पहला शुरुआत हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हार्डनेस टेस्ट। फर्स्ट हो गया हार्डनेस टेस्ट, सेकेंड हो गया साउंडनेस टेस्ट, थर्ड हो गया इंपैक्ट टेस्ट, चौथा हो गया आपका शेप एंड साइज टेस्ट, नेक्स्ट हो गया आपका क्या, नेक्स्ट हो गया आपका स्ट्रक्चरल टेस्ट। अब स्ट्रक्चरल टेस्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके लैबोरेटरी, देखिएगा पहले बस मोटे मोटे तौर पर सुनो कि टेस्टिंग में आप कौन कौन से टेस्ट पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं लैबोरेटरी टेस्ट की, जब बात करते हैं लैबोरेटरी टेस्ट की, तो उस दौरान आप जो है आप सबसे पहले डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं। देन जो आपने कहा था सबसे ज्यादा जो है, एक्चुअली में एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप सेमेस्टर से आके निकल रहे हैं भी, या सेमेस्टर की बातें कुछ याद हो तो आप थोड़ा याद करो, जब दिमाग में जो डाले, तो आपने शायद सबसे ज्यादा जो टेस्ट किया होगा ये वाला किया होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर किया है तो, अगर आपके कॉलेज में या आपके वहां पर जो है लैबें अगर थोड़ा बहुत थी, तो वाटर एब्जॉर्प्शन सभी लोग करके आते हैं, ये सच है अगर किया है तो। वैसे तो मुझे ये उम्मीद है कि सभी किए होंगे, आपने किया है क्या? कमेंट में जरूर बताएं सभी लोग कि हाँ सर हमने लैब में अपने कॉलेज में या कहीं पर भी जहाँ पर आपने सीखा है, या हो सकता है कि कहीं आप साइट पर है तो वहाँ पर किया हो, तो जरूर कमेंट में बताएं कि सर हाँ हमने इन चारों में से एक टेस्ट तो किया ही है। लैब टेस्ट की बात कर रहा हूँ, दिस इज द लैबोरेटरी टेस्ट। बताइएगा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट किया है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, एफ्लोरेसेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें कि एल्कलीज का एक्सेसिबिलिटी या एल्कली की प्रेजेंसी हम मेजर करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर 3 देखा जाए तो 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे आना है और क्वेश्चन सबसे होना है, क्वेश्चन सबसे होना है आपके पर, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, मैं शुरुआत कर रहा हूँ फील्ड टेस्टिंग से, मैं शुरुआत कर रहा हूँ फील्ड टेस्टिंग से, ठीक है। घबराएं कि बिल्कुल ना, ये लैंग्वेज देखकर इतना सारा लिखा हुआ है सर आपने, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल घबराए ना।
अभी तक अगर आप मेरी एक एक क्लास को फॉलो करते आ रहे हैं, मैंने ऐसा कोई चीज छोड़ा है या ऐसा कोई शब्द छोड़ा है जिसका मतलब ना समझाया हो, है ना। हर एक पॉइंट का मतलब आपके दिमाग में घुसा है, तो इसलिए जो है बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल तसल्ली से सुनते रहें, सबको समझ आएगा। तो पहला टेस्ट हमने कहा था कि फील्ड टेस्ट में हम हार्डनेस टेस्ट करेंगे, हार्डनेस टेस्ट करेंगे, और कुछ नहीं है हार्डनेस टेस्ट, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। हार्डनेस तो कुछ नहीं है भाई, पहले मैं आपको फिगर से थोड़ा सा बीपी डाउन कराता हूं आपको, इससे और मजा आएगा आपको फिगर देख के। प्यारे विद्यार्थियों, हम करते क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे, जरा ध्यान से हल्का सा देखेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो चीज है, ये अगर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये कलर चेंज कर लेता हूं, ये चीज जो देख पा रहे होंगे आप, ऐसा देख रहे हो, यही तो है डियर स्टूडेंट, ये नेलिंग स्क्रैचिंग है, इसको बोलते हैं नेलिंग इंप्रेशन ऑफ द ब्रिक, नेल इंप्रेशन ऑन द ब्रिक। ये नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि ये सॉफ्ट है काफी, ये आपका अभी हो सकता है कि बहुत अच्छे से पका नहीं है, ये हो सकता है कि आपका अंडर ब्रंट हो, कुछ भी कॉजेस हो सकते हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम। हो सकता है कि आपका सॉफ्ट मिट्टी रहा होगा, जो क्वालिटी आपको मिट्टी की चाहिए थी जिससे कि ब्रिक बन रही है वो नहीं रही होगी इसमें। अरे ब्रिक को बनाना तो समझते हो ना, कहां से बनी है, मिट्टी से बना है ब्रिक। अगर आपको एक शब्द में बिल्कुल जनरल, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाऊं कि ब्रिक कहां से बनी है, तो आप कहेंगे कि सर ब्रिक जो है मिट्टी से ही बनी है, और वो मिट्टी जो है वो क्ले है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी, क्ले, और उस मिट्टी में जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जैसे कि सिलिका सबसे ज्यादा, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, ये सब चीजें हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, कुछ पार्ट लाइम का भी, इस तरह से आपका जो है इंग्रेडिएंट मैं ऑर्डर में लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा सिलिका, देन आपका जो है आपका यहां पर एल्यूमिना, देन आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब चीजें होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑर्डर आपको जरूर ध्यान रखना है, इन सभी को बाइंड करके, यही तो है। बाइंड करने के बाद आप क्या करते हैं कि इसको पानी मिलाते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परिंग प्रोसेस, पगिंग उसको बुलाता है, पग मिल में ले जाके, है ना, पग मिल में ले जाके। अभी मोटे मोटे तौर पे समझो, गूंद लेते हैं उसको आटे की तरह, गूंद लिया, उसको अब सांचे में ले जाओगे, लकड़ी का सांचा होगा, उसमें भर दो, भरने के बाद उसको जो है सांचे को खोल दो, रिलीज कर दो, और आपको मिलेगी एक ब्रिक, ऐसे मिलेगी ब्रिक आपको, वहां से जब रिलीज करोगे तो ऐसे ब्रिक मिलेगी आपको। इस ब्रिक को सुखाने के लिए ले जाओ, एक एक ब्रिक को, अब वो ब्रिक जो आप सांचे में भर रहे हैं, तो उस सांचे में हो सकता है कि आप टेबल में भर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेबल मोल्डेड, या ग्राउंड में सीधे भर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड मोल्डेड। अब इस ब्रिक को, अभी ये तुम्हारा सैचुरेट ब्रिक है, अभी तुम्हारा ये क्या है, पकाई नहीं, आपने केवल इसको सांचे में भरा है, सांचे में भरा है। सांचे में भरने के बाद इसको भट्टियों में ले जाते हैं, क्लीन, KILN, भट्टी में उसको फ्यूल दिया जाता है, कोल की मदद से, कोयला की मदद से, भट्टी में आपने उसको गर्म कर दिया। एक और तरीका रहता है जिसको आप कहते हैं क्लैंप बर्निंग, CLAMP, क्लैंप बर्निंग, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट रहता है, अब उसमें कोई छत नहीं होगी, बस एक तरह से फ्यूल की एक लेयर बचा दी, नीचे एक आपने जो है एक लेयर फ्यूल की होती है, मतलब कि कोयला वगैरह की, कोयला भी नहीं होता इवन, क्लैंप बनने की बात कर रहा हूं, बहुत सस्ता इलाज, बहुत चीप इलाज। उसके लिए क्या करते हैं आप, एक लेयर ब्रिक की बिछा दोगे, कौन सी ब्रिक, जो आपके सांचे से भी आई है, ड्राइंग करने के बाद सुखाई होगी ना आपने, पहले आपने सांचे से लाए बाहर, उसको ड्राइंग के लिए छोड़ दे, सुखाने के लिए, उसके बाद उसको क्लीन के लिए ले गए, या तो दूसरा तरीका क्लैंप के लिए ले गए। क्लैंप में एक लेयर जो होती है आपकी जो है काउ डंग, घास घूस जो है, सूखा घास, उसके ऊपर एक लेयर और ब्रिक की बिछा दी, फिर एक ऐसे, फिर इस तरह से लेयर टू लेयर चलता रहता है। तो वहां पर एक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं आती है, वहां पर अच्छी क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी के जो ब्रिक का परसेंटेज है बहुत कम आता है। क्लीन तो भाई क्लीन है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा अरेंजमेंट रहता है, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी, है ना, बरसात के मौसम में भी कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। तो ये सब तमाम पहलू आपको जो है दिमाग में रखना है, ये आपको उगलना है। अगर आप पूछा कभी कोई एग्जामिनर और प्लेनर पैनल वाले, अगर आप पूछे तो ये सारा उगलना है वहां पर, सर ने ऐसा कुछ कहा था है। तो आप क्या किए कि यहाँ पर जो मिट्टी से बनी जो ब्रिक है वो आपने समझ ली। हो सकता है कि ये ब्रिक जो है क्लीन में ले जाने, क्लीन के जो भट्टी है, फ्यूल कोयला उसके ज्यादा दूर रहा हो, तो अंडर ब्रंट हो, तो हो सकता है कि अगर आप नेलिंग स्क्रैच करें, नेलिंग स्क्रैच मतलब ऐसा करने की कोशिश करें, देखिएगा ऐसे ऐसे, और अगर कोई इंप्रेशन देखने को मिलता है, नेलिंग इंप्रेशन इसको बुलाता है, यहाँ पर लिखा भी है नेल इंप्रेशन ऑन ब्रिक, तो आप कहेंगे कि ये हार्ड नहीं है, इसकी हार्डनेस बहुत ही लो है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है नेल इंप्रेशन ऑन द ब्रिक, आपने देख लिया है, वेरी गुड, देख लिया, ओके, देख पा रहे हैं। मेरे हिसाब से हार्डनेस का टेस्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा कुछ लाइन लिखी हुई है, द हार्डनेस टेस्ट ऑन द ब्रिक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस टू ब्रिक टू एब्रेशन। एब्रेशन, वो घर्षण जो है उसको झेल पा रहा है कि नहीं झेल पा रहा है, क्योंकि डियर स्टूडेंट हो सकता है कि आप दीवार बना रहे हैं या सपोज अगर आप कैनाल में लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाई कोई ना कोई बॉडी उस पर मूव करेगा। अब बॉडी मूव करेगा तो एब्रेशन तो होगा ही, पता लगा थोड़ा सा एब्रेशन हुआ उस झड़ना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, हार्डनेस भी होनी चाहिए। इन द हार्डनेस टेस्ट ऑफ द ब्रिक और स्क्रैच मेड ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ ब्रिक बाय द फिंगर नेल, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्रिक है उसका जो एक्सपोज्ड सरफेस होता है उसमें फिंगर नेल से हम एक जो क्या करते हैं उसमें स्क्रैच करते हैं। आफ्टर मेकिंग द स्क्रैच ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक, इफ देयर इज एनी इंप्रेशन इज लेफ्ट ऑन द ब्रिक, then the brick is not sufficiently hard to wear. There should not be any impression left on the brick after scratching it will be it with nails। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने क्या किया, ब्रिक को लिया, ये कहना चाह रहा है इस सारी लैंग्वेज का मतलब वही है कि अगर आपकी ये ब्रिक है, यहां पर आपने स्क्रैच किया, अगर आपके पास एक इंप्रेशन शो करता है, नेलिंग इंप्रेशन शो करता है, तो आप सीधे सीधे कहते हैं ब्रिक इज नॉट सफिशिएंटली हार्ड टू वेयर। जो वियरिंग है, एब्रेशन है, उसको नहीं झेल पाएगा, वियरिंग एंड टीयरिंग। तो हम कहेंगे देयर शुड नॉट बी एनी इंप्रेशन लेफ्ट ऑन द ब्रिक स्क्रैचिंग इट विद नेल। मतलब कि एक अच्छे ब्रिक में देयर शुड बी का मतलब है नहीं होना चाहिए एक इंप्रेशन। अगर आप एक स्क्रैच कर रहे हैं नेलिंग से, नाखून से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर पड़े तो वो हार्ड नहीं है। दिस इज नॉट सफिशिएंटली हार्ड टू हार्ड और वियर, ओके। तो आपके पास लिखा है लास्ट में देयर शुड नॉट बी एनी इंप्रेशन लेफ्ट ऑन द ब्रिक आफ्टर स्क्रैचिंग इट विद नेल। नेल की मदद से आप जो स्क्रैच कर रहे हैं तो आपका इंप्रेशन कोई मिलना नहीं चाहिए। ये आपको दिख भी दिया है, ये देखिएगा पूरा फील के साथ आपने देख लिया है, देख लिया है, कोई समस्या नहीं है सर। चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा साउंडनेस टेस्ट। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली मैं एक चीज बता देता हूं आपको, साउंडनेस शब्द जो है मैं सिविल इंजीनियरिंग में 3 जगह पर यूज करता हूं। आज मैं वो कंफ्यूजन आपका दूरी कर देता हूं। साउंडनेस शब्द 3 जगह पर यूज होता है। साउंडनेस शब्द सिविल इंजीनियरिंग में साउंडनेस शब्द 3 जगह पर यूज होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। साउंडनेस शब्द की बहुत जो है डिमांड है भाई सिविल इंजीनियरिंग में। साउंडनेस शब्द जो है सिविल इंजीनियरिंग में 3 जगह पर यूज है, और मैं आप जानकारी आपको है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग की बातें कर रहा हूँ, तो आपके सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें आपको दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा। साउंडनेस की सबसे पहली बात आपने जब शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे सेटिंग टाइम सीमेंट पर एक टेस्ट जो आपको याद होगा, लाइम का एक्सेसिबिलिटी को निकालने के लिए या मैग्नीशिया का, और उसी को कहते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट टेस्ट एक हम पढ़ते हैं सीमेंट में, एक आप पढ़ते हैं सीमेंट में, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सीमेंट में पढ़ते हैं जिसमें जिसके दौरान हम क्या पढ़ते हैं, लिचैटलियर अपैरेटस का यूज करते हैं, लिचैटलियर अपैरेटस का यूज करते हैं, या यहां पर हम ऑटोक्लेव का भी यूज करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट को चेक करते हैं। हम यहां से क्या करते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट को चेक करते हैं। और अनसाउंडनेस शब्द का ही मतलब है एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट में जो एक्सपेंशन हो रहा था, आपको याद होगा सल्फेट अटैक वहां पर डिस्कस किया था, इंट्राइंट जेल डिस्कस किया था, है ना, सल्फेट परजेंट था, फिर समझ गए बात को, याद आ गया होगा। दूसरा जो जुड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट एक्चुअली में वो है आपका कहां पर, वो है सर ब्रिक से जुड़ा हुआ। दूसरा कहां जुड़ा है, ब्रिक में। ब्रिक में क्या है, ब्रिक में जो साउंडनेस का मतलब है, सीधे आपको एक लाइन बस याद आ जानी चाहिए कि सर हमारी यहां पर एक मेटालिक साउंड आना चाहिए। कैसे सर, कैसे पता लगा, मेटालिक साउंड, इससे हमें ब्रिक की डेंसिटी पता लगती है। क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर अंदर से खोखला है ब्रिक, बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं रहा होगा, जब आपने सांचे में भरा होगा उस मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं किया होगा, तो
अंदर से बहुत सारे वॉइड्स होंगे, वो खोखला होगा, उसका कॉम्पैक्टेड नहीं होंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा, एयर वॉइड ज्यादा रहेंगे उसमें, तो वो अंदर से कहीं ना कहीं जो है खोखला होगा, उतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है उसकी, तो लोड जो है नहीं झेल पाएगा उतना। तो हम क्या करते हैं, दो ब्रिक को स्ट्रक करते थे टुगेदरली, एक मेटालिक साउंड, एक खटक की आवाज आती थी, तो ये ब्रिक की बातें हो गई। तीसरा एक शब्द और सुना होगा आपने साउंडनेस में, और वो सुना है कहां पर, जरा कोई बताएगा कहां पर सुना है, कोई बताना चाहेगा तीसरा शब्द आपने साउंडनेस का कहां पर सुना है? एक तो सुन लिया साउंडनेस ऑफ सीमेंट, वेरी गुड, एक सुना आपने साउंडनेस ऑफ द ब्रिक, ब्रिक में साउंडनेस टेस्ट, और तीसरा और सुना है साउंडनेस का टेस्ट, और वो सुना है कहां पर, एग्रीगेट में, एग्रीगेट या स्टोन में, एग्रीगेट या स्टोन में। हम प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे एग्रीगेट पर भी टेस्टिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आप रोड का डिजाइन करोगे तो सबसे पहले रोड के डिजाइन करने से पहले, रोड का कंस्ट्रक्शन करने से पहले एग्रीगेट पर, बिटवीन पर, टार पर, है ना, टेस्ट करने पड़ते हैं। तो एग्रीगेट पर भी एक साउंडनेस टेस्ट होता है, उससे हम चेक क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीगेट पर भी साउंडनेस टेस्ट करते हैं, इससे हम इसका वेदरिंग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वेदरिंग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वेदरिंग रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। वेदरिंग रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर तो ठीक है लिचेट लेयर और ऑटोक्लेव आप जो है अनसाउंडनेस चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप करते हैं सर मेटालिक साउंड जो आता है उससे हम उसकी डेंसिटी को कहीं ना कहीं आप चेक करना चाहते हैं। एग्रीगेट का मतलब है कि वेदरिंग रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस का मतलब, वेदर का मतलब है डिस्टेंस, कोई एग्रीगेट है और आप भाई मोस्टली अगर रोड बना रहे हैं सपोज दैट, या कोई सरफेस बना रहे हैं आप जिसमें कि एग्रीगेट का यूज होना है, सीमेंट भी हो रहा है, कंक्रीट भी हो रहा है मान लेते हैं, लेकिन ये बात आपको समझनी है, ये एग्रीगेट जो है क्या वेदर को झेल पाएगा, क्या पता लग रहा है कि एक साल जो है बारिश हुई, धूप हुई, वेदर में सब सारी चीजें आती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि धूप के कारण भी एक्सपेंशन हो सकता है, बारिश के कारण भी उसमें इरोजन हो सकता है, कई सारी चीजें हैं मतलब, तो वेदर इफेक्ट जो है क्या ये एग्रीगेट झेल पा रहा है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं साउंडनेस टेस्ट। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल में डुबो लेते हैं, एक सोडियम का एक मैग्नीशियम को बताऊंगा तो आपको आगे जब हम एग्रीगेट पर टेस्ट करते हैं, तो उसमें सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है एग्रीगेट को, फिर निकाला जाता है, फिर देखा जाता है कितना परसेंट एब्जॉर्ब किया नहीं किया, वो सब बातें हम पढ़ेंगे। बस इतना समझो वातावरण में जो इफेक्ट है नेचुरल जो है वेदरिंग रेजिस्टेंस कितना है एग्रीगेट का, उसके लिए भी उसको भी साउंडनेस टेस्ट ही कहा जाता है, ठीक है। तो तीन जगह पर है भाई, तो आज के बाद कभी मत कहना है कि सर हमने तो वहां पर सुना था, हमने तो वहां पर सुना था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आज मैं बात कर रहा हूं ब्रिक की, आप पढ़ रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर ब्रिक, तो बस ब्रिक का ही बस ध्यान रखो, बस केवल ब्रिक का ध्यान रखो और छोड़ दो, आप ब्रिक का बस ध्यान रखो, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट ऑन द ब्रिक, टेस्ट ऑन ब्रिक क्या है, साउंडनेस टेस्ट बिल्कुल आप समझते हैं, बहुत ही बेसिक टेस्ट है। देखिए इसका फील मैं आपको फिगर से भी कराता हूं, देखो फिगर से भी समझो और आपको प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा। फिगर क्या है, दो ब्रिक लिया, ये ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली कोई भी जो भी ब्रिक आपका यूज हो रहा है ऐसा लिया, खटक से, है ना, या खटक ऐसे ऐसे, फाट से ऐसे ठीक है, ऐसे खटक से ये, ठीक, कहाँ अगर दो ब्रिक को स्ट्रक किया जाता है साथ में, अगर एक मेटालिक एक खटक की आवाज आती है तो इसका मतलब वो बहुत कॉम्पैक्टेड ब्रिक है, अच्छी ब्रिक है, अगर नहीं है तो भाई फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। इन द साउंडनेस टेस्ट द two brick are stuck with each other, the brick should not break while it was stuck with each other, but it should use a metallic ringing sound, ठीक है। तो ये आपका मेटालिक साउंड एक आना चाहिए, मेटालिक रिंगिंग साउंड, ठीक है, ये हो गया मेटालिक रिंगिंग साउंड। द मेटालिक रिंगिंग साउंड ऑफ द ब्रिक इंडिकेट द
गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेक। ये जो मेटालिक साउंड है ना, ये देखिएगा इस पर मैंने ब्रेक वो किया है, यही जो है आपको सुनाई देना चाहिए। अगर सर मेटालिक साउंड नहीं सुनाई दिया तो फिर क्या सुनाई देगा, उसको कहते हैं डल साउंड। बहुत नॉट अ खटक, नॉट अ खटक, नॉट अ मेटालिक साउंड, उसको बोलते हैं डल साउंड। तो वो थर्ड क्लास ब्रेक में देखने को मिलता है, थर्ड क्लास ब्रेक में देखने को मिलता है। समझ गए आप? तो यही था साउंडनेस टेस्ट। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट इम्पैक्ट टेस्ट ऑन द ब्रेक। इम्पैक्ट टेस्ट ऑन द ब्रेक। In the impact test on the brick is allowed to drop flat from a height of 1 meter on the ground. After dropping the brick on the ground, it should not break your crust into the piece. If the brick get cracked or crushed into the pieces, then it indicate the best quality of brick. क्या समझे आप? सपोज तो आप 1 मीटर की दूरी पर ये ब्रिक है, 1 मीटर की दूरी लगभग, है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर करीब, 1 मीटर की दूरी से अगर आप छोड़ दो, फ्री फॉल छोड़ दो, ये लो छोड़ दिया मैंने 1 मीटर की दूरी से छोड़ दो, ये है ब्रिक, इसको 1 मीटर की दूरी से लगभग देख लो आपके 1 मीटर की दूरी से छोड़ दो फ्रीली। अगर ये ब्रिक 2 पीस में टूटता नहीं है, अगर टूट जाता तो ब्रिक खराब है, डेंस ब्रिक नहीं है, टूटता है तो ये ब्रिक खराब है। यही लिखा था, इंपैक्ट टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। The brick is allowed to drop flat from the height of the 1 meter on the ground. After dropping the brick on the ground, it should not break your crust into the piece. If the brick get cracked or crushed, अगर brick आपकी क्रश होता है या cracked होता है, इसको बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रिक। अगर आपके पास if the brick gets cracked or crushed into the piece, then it indicate, if brick gets not लिख देना यहाँ पर, not cracked or crushed into the piece, then it indicate the best quality of the brick. तो इसके बाद के जितने भी टेस्ट हैं हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना देखेगा। ये देखे, ये जो आदमी है क्या कर रहा है, ब्रिक को छोड़ दे रहा है, 1 मीटर लगभग होगा ये, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस 1 मीटर करीब होगी उससे छोड़ रहा है इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू देते हुए अगली क्लास में जो है हल्का फुल्का इनका ओवरव्यू भी, और आगे हम बढ़ेंगे सीधा अपने शेप और साइड टेस्ट पर। अगली क्लास के लिए हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है।